वो सच कहा कि वो गुस्साते नहीं हैं, और मुझे तो लगता है कि वो उनका गुस्साना और उनका मुस्कुराना भी उनकी मर्जी के बिना हो रहा है। अगर भाजपा चाहती है कि वो मुस्कुराएं तो वो मुस्कुराते हैं, अगर भाजपा चाहती है कि वो झल्लाएं तो वो झल्लाते। मुझे तो लगता है कि जितने मिनिस्टर्स हैं वो भाजपा के हैं, चला भाजपा रही है। एक ढाल के तौर पे उन्होंने सामने में रख रखा है मुख्यमंत्री जी को। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासत के इन दिनों की बात की जाए तो एक अलग ही तस्वीर, एक अलग ही परिदृश्य सामने आया, जिसकी कल्पना शायद हमने और आपने कभी ना की थी। जी हाँ, एक ऐसी तस्वीर जो बिहार विधानसभा की गरिमा को धूमिल करता नजर आया। अब ऐसे में इस पूरे परिदृश्य में अगर किसी महिला की भागीदारी सबसे ज्यादा रही तो वो तेजस्वी यादव की महिला कमांडो यानी कि ऋतु जायसवाल। इस वक्त हमारे साथ ऋतु जायसवाल जी मौजूद हैं और इस पूरे परिदृश्य की अगर बात की जाए और उन तस्वीरों को अगर हम आपको दिखाएं तो सबसे पहले आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे ऋतु जायसवाल जी इस पूरे प्रशासन से, पुलिस से लड़ती हुई, झगड़ती हुई आगे बढ़ती हैं, उनका सामना करती हैं और बिहार विधानसभा तक पहुंचती हैं। लेकिन इन सब से पहले हमारे साथ ऋतु जायसवाल हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर ये हिम्मत, ये ताकत उन्हें कैसे मिली। तो मैम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद न्यूज़ फॉर नेशन जी। तो जो तस्वीर हमारे सामने आई उसमें हमने देखा कि कैसे आप आगे बढ़ती जा रही थी, पूरे पुलिस बल वहां पर तैनात थे और इस वीडियो में हम देख सकते हैं और हमारे तमाम दर्शक भी देख सकते हैं कि कैसे ऋतु जायसवाल आगे बढ़ रही हैं और पुलिस तैनात है और साथ ही साथ लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। लेकिन ये हिम्मत आप में कैसे आई, ये पूरे परिदृश्य हम जानना चाहेंगे, ये दृश्य जानना चाहेंगे कि कैसे वहाँ पर सब कुछ हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको बेबस कर देता है, मजबूर कर देता है या सोचने पे मजबूर कर देता है। मैं चूँकि बेशक अभी राजद से कैंडिडेट थी परिहार विधानसभा से, लेकिन साथ ही मैं मुखिया भी हूँ और पिछले 5 साल से मैं गांव में काम कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे देखा है कि किस तरह से एक गरीब माँ बाप अपने ज़मीन बेचकर, ज़मीन का आखिरी टुकड़ा भी बेचकर, सोने गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाता है इस उम्मीद में कि उसकी नौकरी लगेगी, और खुद खाली पेट रह के, भूखा रह करके अपने बच्चे को पढ़ने भेजता है। बच्चा पढ़ता भी है, नौकरी निकाल भी लेता है, लेकिन अपनी लगी हुई नौकरी जो सरकार के द्वारा ही वैकेंसी निकाल ली गई और नियुक्ति ही उनके आधार पे ही, उसके बावजूद भी अपनी ही निकाली गई नौकरी को पाने में 10 साल लग जाते हैं। जैसे अगर STET की बात करें, अभ्यर्थियों की बात करें या भी कार्यपालक सहायकों की हम बात करें, आप देखो कि किस तरह से जो अभी अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जब अपनी लगी हुई जॉब को जब वो मांग रहे हैं तो उन पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि वो खुद खाली पेट रख के अपने बच्चों को पढ़ने भेजा। उनका कसूर ये है कि एक गरीब के बच्चे ने नौकरी निकाल ली। उनका कसूर वो है कि वो जाकर के वो नौकरी मांग रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? तो अच्छा है कि वो उन मासूम पे डंडे बरसा रहे हैं, इससे अच्छा हम पे बरसा लीजिए, हमें मार लीजिए, आपकी तसल्ली हो जाए, लेकिन उनको उनकी नौकरी दे दीजिए। तो मैं वो पीरा गांव में रह के देखती हूँ और शायद यही मुझे वो हिम्मत दे गई जो आज हुआ, कल जो भी हुआ। ये मुश्किलें आपकी हमें देखने को मिली कि किस प्रकार आप आगे बढ़ती हैं। हालांकि आपको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, तमाम वहाँ पर पुलिस बल तैनात होते हैं और चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। उस वक्त क्या स्थिति बनी, कैसे आप आगे बढ़ी, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पे जो था वहाँ पे माहौल, वो तो काफ़ी इस तरह से था कि आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी और हर भरसक प्रयास था कि रोकना है। मैं कैसे भी अंदर जाने में सफल हो गई। मैंने कहा मेरे साथ कोई भीड़ नहीं है, मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बातों को रखूं, इसमें दिक्कत क्या है? ना तो मैं किसी भीड़ के साथ जा रही हूँ। आपने कहा 144 वहाँ पे है लगी हुई धारा, आप नहीं तोड़ सकते। मैं 4 आदमी से ज़्यादा नहीं हूँ, मैं तो अकेली जा रही हूँ। फिर किस आधार पे आप मुझे पकड़ रहे हैं या फिर किस आधार पे आप मुझे जो भी है आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? मैं किसी तरह का मैं तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जा रही हूँ, फिर क्या दिक्कत है?
जी, तो ये पूरी बात तो वहाँ पर देखने को मिली, जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें हमने आपने सबने देखी, लेकिन आप पहली नेत्री हैं जो वहाँ तक पहुँची, यानी कि विधानसभा का घेराव आपने किया। और क्या कुछ दिक्कतें आपको हुई? क्या ऐसी कोई बात थी जो वहाँ पर आप रखना चाहती थी और आपको नहीं रखने दिया गया? नहीं, जगह जगह पे पुलिस ने रोका और जगह जगह पे बदसलूकी हुई और चोटें भी आई हैं। यहाँ जी। पे भी काफ़ी चोट मुझे लगी है, ये देख सकते हैं। और हाथ लगी, में भी लेकिन चोट लगी। हाथ में भी चोट लगी। काफ़ी खींचतान ये हुआ, लेकिन मुझे था कि मुझे पहुँचना है। और ये बात तो, ये जो सोई हुई सरकार है, बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी सरकार है, जिनके जो तकलीफ उसके कानों तक ही नहीं पहुंच रही है, उस तक ये बात अगर मैं पहुंचा सकूं तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे कितनी लाठी और डंडे और कितनी चोटें मुझे आएंगी। मुझे सब कोई चिंता नहीं थी। अगर मैं कहूँ, मुझे चिंता बस उनकी थी जो आज तकलीफ में है, मुझे चिंता उनकी थी जो बेरोजगार है, मुझे चिंता उनकी थी जो अपराध के दहशत में है। आज 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ जिस तरह से रेप किया हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। और जब एक महिला आगे जा रही है अपनी बात को रखने के लिए तो हुजूम है पुलिस का। मतलब कि एक महिला को रोकने के लिए जो सही बातों को रखना चाहती है, आपके पास इतने फोर्स हैं, आप अपनी ताकत दिखा रहे हो, तब कहाँ होती है आपकी ताकत, तब कहाँ होती है आपकी पुलिस, जब जहाँ अपराध हो रहा होता है, डकैतियाँ हो रही होती हैं, चोरियाँ हो रही होती हैं, मर्डर हो रहा होता है, रेप हो रहा होता है, तब उस वक्त आपकी ये पुलिस कहाँ होती है। तो क्या मैं ये मानूं कि पुलिस बेचारी तो अपनी नौकरी कर रही है, लेकिन क्या वो आपके इशारे पे कर रही है? क्या वो माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारों पे कर रही है कि नहीं, जहाँ बलात्कार हो रहा है होने दो, जहाँ घटनाएं घट रही है घटने दो, व्यवसायियों के साथ जो घटनाएं लगातार हो रही हैं होने दो, जिस तरह से व्यवसायियों की लगातार मर्डर हो रही है होने दो, मतलब कुछ भी होने दो, लेकिन वो बात कोई कहने वाला ना हो, इनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। उनकी आप झल्लाहट देखिए, किस तरह से सदन में उनकी झल्लाहट दिखती है, तो कोई कुछ ना कहे, बस मूक दर्शक होकर देखता रहे। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि वो झल्लाते नहीं, वो गुस्साते नहीं, वो बस अपनी बातों को इस प्रकार रखते हैं कि विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो गुस्सा कर रहे हैं। हालांकि अगर आरजेडी के कुछ विधायकों की बात की जाए तो वो बीपी के मशीन्स लेकर सदन के बाहर पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इलाज करना चाहते हैं। हालांकि इसके बाद नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मैं गुस्साता नहीं हूँ, लेकिन उनकी कई बार ऐसी तस्वीर आई है और कई बार सदन के भीतर भी वो गुस्साते नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर आपकी बात की जाए तो आप किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से को देखती हैं? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि वो सच कहा कि वो गुस्साते नहीं हैं, और मुझे तो लगता है कि वो उनका गुस्साना और उनका मुस्कुराना भी उनकी मर्जी के बिना हो रहा है। अगर भाजपा चाहती है कि वो मुस्कुराएं तो वो मुस्कुराते हैं, अगर भाजपा चाहती है कि वो झल्लाएं तो वो झल्लाते। मुझे तो लगता है कि जितने मिनिस्टर्स हैं वो भाजपा के हैं, चला भाजपा रही है। एक ढाल के तौर पे उन्होंने सामने में रख रखा है मुख्यमंत्री जी को। पपेट होता है ना, जिसको जैसे पीछे से धागा खींचा जा रहा है, तो इल्जाम लेने के लिए सारे हैं मुख्यमंत्री, वो पपेट बने हुए हैं, तो वो पपेट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो जो गुस्सा रहे हैं, शायद वो पीछे से वो दबाव है कि इस बात पे तुम रिएक्ट करो, है ना, इस बात पे आप रिएक्ट करना है, इस बात पे रिएक्ट नहीं करना है। तो मुझे तो तरस आता है कि किस तरह से वो पपेट वाली मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। तो तेजस्वी यादव के साथ जो कल कुछ हुआ, उनकी गिरफ्तारी की गई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात पहले से ही तय थी कि सदन का तो घेराव होगा और अपनी बात तो रखेंगे। बात क्या है? भूख की है, बात भ्रष्टाचार की है, बात रोजगार देने की है, बात उन तमाम बातों को याद दिलाने की है कि जो आपने कहा था कि 19 लाख रोजगार आप देंगे, तो जीतने के बाद कहाँ गया वो रोजगार। आज आप देखेंगे कि आज बिहार की अगर हम बात करें तो ये बुद्ध और महावीर की धरती रही है, जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों से लोग आते थे, और आज यहाँ पे माइग्रेशन जो है, पलायन जो है, वो हर घर का दंश बन चुका है, मजबूरी बन चुकी है। उनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो ये याद तो दिलाना पड़ेगा ना, झूठे वादों की सरकार को उनके वादे तो याद दिलाने पड़ेंगे ना। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से पहले ही आरजेडी ने पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी और वो अनुमति उन्हें नहीं मिली थी। इसके बावजूद ये कदम उठाना क्या सही है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार भी छीन लेंगे, राइट टू स्पीच का अधिकार भी छीन लेंगे। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है ये? आप बिल्कुल एकदम दमनकारी सरकार ही बनेंगे कि हमें आपकी बातें सुननी नहीं है, चूंकि हम सरकार में है तो हमारी जो मर्जी होगी वो हम करते जाएंगे, हमारी जो मर्जी होगी हम करते जाएंगे, और आप विपक्ष में हो तो रहो, लेकिन हमें आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है, हमें हर कुछ अपनी मर्जी से करनी है। तो ज़रूरत क्या है? सदन में अकेले ही सब कुछ कर लें?
कर ही दिया ना। कल तो लात जूते मार करके जिस तरह से उन्होंने विधायकों को, हमारे माननीय को बाहर फेंका है, तो आप अपनी मर्जी, तो जरूरत ही नहीं, जाने ही मत दो, लिख के ही डाल दो कि यहाँ विपक्ष के विधायकों को सदन में घुसना मना है, विधानसभा में घुसना मना है। लिख दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बाहर में एक बोर्ड लगा दीजिए कि विपक्ष के नेता जो है वो जाएंगे ही नहीं, विधायक जाएंगे ही नहीं। जी, तो इस पूरी तस्वीर जो हमारे सामने कल आई, हालांकि अगर हम सदन की गरिमा की बात करें, उसकी मर्यादा की बात करें, तो वो पूरी तरीके से धूमिल हो गई, तार तार हो गई। माननीय विधायकों को घसीटकर बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, 12 विधायकों को बाहर निकालने के बाद कुछ महिला विधायक भी थीं जिनके साथ बदसलूकी की गई। तकलीफ की बात है ना, अभी कुछ दिन पहले ही देख रहे थे कि किस तरह से माननीय अध्यक्ष को उंगली दिखा करके और जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र में होगा कि ये तो शुरू हो चुका परंपरा जैसा लग रहा है कि किस तरह से चल रही हैं। आप देखिए उस दिन माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ क्या हुआ, कैसे उंगली दिखा करके उनसे बात की गई। तो रोकना तो वहीं पे होता है ना जी, रोकना वहीं पे होता है। तो इस वक्त हमारे साथ तेजस्वी यादव की महिला कमांडो यानी कि ऋतु जायसवाल जी थी और इन्होंने पूरे उस दृश्य की बात बताई, किस प्रकार इन्होंने हिम्मत दिखाई, हिम्मत जुटाई। और आपको बता दूं मैं कि ये पहली महिला हैं जिन्होंने बिहार विधानसभा का घेराव किया, यानी कि पूरी हिम्मत के साथ ये बाहर निकली। पुलिस, जिला प्रशासन, सबके साथ इन्होंने जंग लड़ा और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए बिहार विधानसभा तक पहुंची। हालांकि अगर इनकी हिम्मत की बात की जाए तो इनका कहना है कि जिस तरीके से ये मुखिया भी हैं और ऐसे में इन्होंने देखा है कि कैसे युवा परेशान होते हैं, उनके माँ बाप पैसे कहाँ से जुटाते हैं, उन्हें देते हैं, उन्हें नौकरी भी मिलती है, लेकिन उसी नौकरी को मांगने के लिए जब वो सरकार से अपनी मांग को सामने रखते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है और ये उन्हें नामंजूर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।